हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका फिर स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। और आज जो प्रश्न देखने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी पूछे गए प्रश्न हैं आपके। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अपने फ्रेंड तक भी इसे ज़रूर से शेयर करें। और एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि अगर वीडियो देखते हैं तो लाइक भी करते रहें साथ-साथ। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और वीडियो देखकर चल जाते हैं, तो ऐसा ना करें, लाइक भी करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के नए सेशन में नए प्रश्नों को देखते हैं। हालाँकि ये पूछा गया प्रश्न है लेकिन आज के सेशन में ये नए हैं। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो पहला देख सकते हैं, पहला प्रश्न है, ये केवीएस पीजीटी हिंदी ये एमसीक्यू के तौर पे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये पिछले सेशन में भी आ चुका है प्रश्न ये, लेकिन देख लें कि किस तरह पूछा गया है। तो अरविंद होगा, सतदल होगा, सरसिज होगा लेकिन अम्लीय नहीं होगा। और मैंने ये सवाल आपसे पूछा था कि अम्लीय का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, लेकिन आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। तो मैं बताना चाहूँगी कि ज़रूर से आप कमेंट कीजिएगा। अम्लीय का अभी तक ये प्रश्न का आंसर आप लोग नहीं दिए हैं, तो ज़रूर से दीजिएगा, आप लोगों का भी रिवीजन होगा। और देखिए कि ये जो प्रश्न है डीएसएसबी पीजीटी टीचर हिंदी पेपर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो ये भी साथ-साथ हम लोग देखेंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि अचार का विलोम शब्द क्या है? तो क्या होगा अचार का? ये अनाचार हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट यहाँ पर दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखें क्या है? अ, अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अप्रत्याशित, ठीक है? जिसकी आशा ना की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। और ये देख सकते हैं 2011 में पूछा गया प्रश्न है, एनवीएस पीजीटी टीचर हिंदी ये पेपर में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है, तो ये होगा अनुग्रहित। ध्यान रखना है, शब्द को ध्यान से देखना है, अनुग्रहित। और ये पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? और इस तरह का जो प्रश्न है बीपीएससी टीआरई थर्ड में भी पूछा गया प्रश्न है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसी तरह के प्रश्न पत्र पूछे जा रहे हैं, अभी ट्रेंड में है। तो ये पताका का पर्यायवाची नहीं है, तो निशान होगा, ध्वज होगा, झंडा होगा, लेकिन ये प्रस्तर नहीं होगा। और प्रस्तर का भी मैंने पूछा था और ये पहले सेशन में भी आ चुका है प्रश्न, तो थोड़ा-सा ध्यान रखना है। यहाँ पर देखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? और देखिए कि ये पहले सेशन में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो क्या कौन-सा नहीं होगा? दिनकर होता है, दिवाकर होता है, अंशुमाली भी सूर्य को कहा जाता है, लेकिन भास्कर नहीं कहा जाता है। भास्कर किसका है? ये ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और ये केवीएस पीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है 2013 में, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञ शब्द का विलोम है, तो अनभिज्ञ होगा, ध्यान रखना है। ये एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया है। आगे प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ है, तो द्विज मीन्स ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है और पक्षी भी होता है, तो इनमें से सभी होंगे। और ये केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है कि एक ही सहारा, ये 2008 में पीजीटी में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। तो लोकोक्ति आपको बताना है, तो कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुतेली, और बाकी क्या है, अंक भरना, आस्तीन का सांप, तूती बोलना, ये सारे क्या हैं? तो इसका जो विधा है आप जरूर से बताना मुझे। चलिए अगला प्रश्न है, 9 2 11 होना का
अर्थ क्या है? अब देखिए कि ये भाग जाना होगा सी ऑप्शन, और ये पीजीटी हिंदी पेपर में पूछा गया है 2013 में, लेकिन अभी देखेंगे कि 2024 में भी ये प्रश्न इसी तरह एकदम यही प्रश्न पूछा गया था टीजीटी में। बीपीएससी तैयारी थर में पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न जो हैं कभी पुराने नहीं होते हैं, जो बार-बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति को आपको बताना है। तो यहाँ पर देखें क्या होगा? तो होगा कि ओछे की प्रीति बालू की भीति। ये डी ऑप्शन आपका राइट होगा, और देखिए ये 2009 में पीजीटी हिंदी में पूछा गया प्रश्न है। अगला है, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है तो सच्चाई का पता लगना। बी ऑप्शन आपका राइट है, और ये डीएसएसबी पीजीटी टीचर हिंदी पेपर 2012 में पूछा गया सवाल है। आगे है, शु धन आगतम। शु आगतम में कौन सी संधि है? तो यह यन संधि होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, और ये जो पूछा गया है केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर 2010 में पूछा गया सवाल है। अब देखें कि आगे है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? ये ध्यान रखने वाला बात है। तो कौन सा नहीं आता है, कौन सा आता है, ये ध्यान रखना है। तो किरातु जूनियम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम, ये तीनों आते हैं, लेकिन रघुवंशम ये जो है बृहत्तरी में नहीं गिने जाते हैं, और ये केवीएस पीजीटी हिंदी 11 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न है, कौन सा प्रश्न है? तो देख लें, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम होगा, बी ऑप्शन होगा। माघ का होगा शिशुपाल वधम, और भवभूति का होगा उत्तर रामचरितम, और दंडी का होगा दस कुमार चरित। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये भी पीजीटी 2013 में पूछा गया सवाल है। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद आपको चुनना है, और ये पीजीटी इसी बार ही बीपीएससी टीआरई थर्ड की मैं बात बता रही हूँ। ये पीजीटी में या फिर 6 टू 8 में जो क्वालिफाइंग पेपर होता है उसमें भी पूछा गया था, और मेन पेपर जो 80 प्रश्न का होता है वहाँ से भी ये प्रश्न पूछे गए थे, तो ध्यान रखना है इन प्रश्नों को। तो देखें कि उज्ज्वल का जो संधि विच्छेद होगा उत्तधन ज्वल, उज्ज्वल, ध्यान रखना है। ये सवाल ठीक है पूछे गए हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो यहाँ पर देखें कि लट लकार, लोट लकार, लंक लकार, लिट लकार। तो भविष्यत काल, वर्तमान काल, आज्ञार्थक या कि भूत। तो यहाँ पर कूट दी गई है, तो देख लें यहाँ पर। तो डी का डी ऑप्शन है। तो ए का जो है क्या होगा यहाँ पर? लट लकार जो आता है ये वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, और फिर लोट लकार आज्ञार्थक होगा, और लंक लकार जो होगा ये भूतकाल होगा, और लिट लकार जो होगा ये भविष्यत काल के अंतर्गत आएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, और देखिए कि ये केवीएस में पूछा गया है, केवीएस पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देख लें कि राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप कौन सा होगा? तो रामाभ्याम, ठीक है, रामाभ्याम। तो ये जो प्रश्न है ये भी पूछा गया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये देखिए कि 2007 में पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अभी 2024 में पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा-सा आप गंभीर पूर्वक ध्यान दें। और महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये तो उपमा, ये पिछले सेशन में भी प्रश्न आ चुका है, तो बखूबी आप इससे जाहिर होंगे। केवीएस पीजीटी में ये देखेंगे 2008 में पूछा गया है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? तो ये होगा जगते, ठीक है, जगते। चतुर्थी एक वचन पूछा जा रहा है तो जगते होगा, और ये 2009 में केवीएस पीजीटी में पूछा गया है। आगे है कि अक्रो रूप है क्या है? तो ये जो है ये कृत धातु है, लंक लकार है, मध्यम पुरुष है, और एक वचन है। देख सकते हैं कि मात्र एक शब्द है यहाँ पर, लेकिन कितना सारा यहाँ पर इसके गुण बोल सकते हैं कि अक्रो जो है ये किस किस रूप में आपको देखा
जा रहा है ये प्रश्न के अंदर, तो इस तरह से प्रश्न को आप हल करने की सोचेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे बिना करे हुए, बिना रिवीजन के, तो आप गलत कर सकते हैं। इसीलिए मैं इन प्रश्नों को लेकर आई हूँ कि आप पहले रिवीजन करते रहें, तो गलत नहीं कर हो पाएगा फिर एग्ज़ाम में। आगे देखें कि ये एनवीएस पीजीटी में 2014 का प्रश्न है, ठीक है? मार्ग के दोनों तरफ वृक्षय का संस्कृत में अनुवाद होगा, तो मार्ग्यम उभयतः वृक्ष सन्ति। तो ये ए ऑप्शन आपका राइट है और ये 2010 में पीजीटी केवीएस में पूछा गया प्रश्न है। आगे देख लें, इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति धन आदि इत्यादि, ए ऑप्शन आपका राइट होगा और ये पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2011 में। अगला प्रश्न है, मति शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, तो ये मत्या होगा, ध्यान रखना है मत्या। तो ये डीएसएसबी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2015 में। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल नाम देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? ये जरा सा आप कमेंट में बताना कि क्या, किसने और आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, ये थोड़ा-सा मुझे जानना है। आप ज़रूर से बताइएगा, ठीक है? और वीर गाथा काल किसने कहा है, ये भी आप ज़रूर से बताइएगा। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ और देखें कि ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है? आगे प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन हैं? तो ये हैं मिश्रबंधु, ठीक है? मिश्रबंधु ने ही हिंदी नवरत्न की अ, यहाँ पर ग्रंथ प्रकाशित करवाया था और ये डीएसएसबी पीजीटी में प्रश्न 2015 का पूछा गया है। आगे है, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो ये मैं कितना ही बार बता चुकी हूँ, ये शरपा को किया है और शरपा जो है सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि भी माने जाते हैं और ये पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विशल देव रासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? और ये शैली का प्रयोग किया गया है क्योंकि इसे श्रृंगारी काव्य भी रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जो कि गेय काव्य के शैली में लिखी गई है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है और ये केवीएस पीजीटी हिंदी 2007 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे देखते हैं, ध्रुव चरित के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है और ये केवीएस पीजीटी हिंदी 2008 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे प्रश्न है, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो ये कृष्ण गीतावली, आप सुर मत लगाना क्योंकि ये तुलसीदास द्वारा रचित है और ये केवीएस पीजीटी हिंदी 2007 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे है, कोई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है किसमें? तो किसमें मिलता है चिंतन और कला धाराओं का योगदान? तो ये कृष्ण भक्ति धारा में मिलता है और देखें कि किस तरह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रवृत्तियों को भी आपको ध्यान में रखना है, चाहे वो आदिकाल हो, भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, आधुनिक काल हो, छायावाद हो, कुछ भी हो, आपको उनकी प्रवृत्तियों को ध्यान में रखना है कि क्या विशेष उस दौरान हुआ था उस कालखंड में। तो अगर आपको ये ध्यान में है, तो इस तरह के प्रश्नों को आप गलत नहीं कर पाएँगे। तो ये पीजीटी केवीएस में 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, अ, भक्ति से क्या है, भक्ति की ओर से दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर आदि का भक्ति काल के स्रोत को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखें कि ये 2009 में पूछा गया प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है, तो विनय पत्रिका की जो भाषा है, हालाँकि यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन ये ब्रजभाषा होगा और पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। पद्मावत क्या है? तो एक त्रासदी है।
यहाँ पर आप मुक्त काव्य, गेय काव्य या आत्म वक्तव्य ना लगाकर त्रासदी लगाइएगा, क्योंकि प्रश्न यही सही होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? तो निर्वहन करने वाले तुलसीदास जी हैं, और ये कोटेशन आप समझ सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा दिया गया है। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। और ये देखें कि केवीएस पीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है, भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? तो ये मैथिली शरण गुप्त में आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और ये केवीएस पीजीटी हिंदी पेपर 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो ये ब्रज भाषा में ध्रुपद का ये गायन होता है। बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो ये रहीम द्वारा लिखा गया है बरवे नायिका भेद, और ये केवीएस पीजीटी में 2011 में पूछे गए प्रश्न है। आगे है, रहीम कृत जो मदनाष्टक है, एक तो ध्यान रखना ये मदनाष्टक जो है रहीम के द्वारा लिखा गया रचना है, और इसकी भाषा पूछी जा रही है तो ये खड़ी बोली है, ध्यान रखना है खड़ी बोली है, और ये पीजीटी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? तो ये अष्टछाप में गिने जाते हैं। छीत स्वामी ध्यान रखना है। और ये केवीएस पीजीटी हिंदी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। जाति विलास के रचयिता कौन है? तो जाति विलास जो है ये मतीराम कृत है, मतीराम ने लिखा है, और ये पीजीटी केवीएस में पूछा गया है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो वो रचना जो है रामचंद्रिका है, ध्यान रखना है। अब रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो ये केशवदास द्वारा रचित है, ये भी ध्यान में रखना है साथ में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पंक्तियां दी गई है कि सखी लीनो मिन मृग खंजन कमल, नैन सखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानी है। ये पंक्तियां किसकी है? तो ये ठाकुर जी का है, यानी ठाकुर रीति काल के रीति मुक्त कवि में आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि घनानंद द्विजदेव ये सारे रीति मुक्त कवि हैं, लेकिन मतीराम नहीं है। मतीराम जो है रीतिबद्ध कवि में आएंगे, ये भी ध्यान में रखना है आपको। जैसे ही यहाँ पर जो भी कवि आपका वर्णित है, आपको ध्यान में तुरंत आ जाना चाहिए कि वो किस रीति बद्ध से है, रीति सिद्ध से है, या फिर रीति मुक्त कवि हैं, ये आपके मति में आ जाना चाहिए। तो मैं इसीलिए यहाँ पर थोड़ा-सा ज़िक्र करना चाहूँगी कि मतीराम जो हैं ये रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आएँगे, और बाकी ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव, बोधा, आलम ये सभी जो हैं रीति मुक्त की श्रेणी में गिने जाते हैं। और रीति सिद्ध के श्रेणी में जो आते हैं, एकमात्र कवि आप रख सकते हैं बिहारी जी को, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि रीति सिद्ध कवि जो हैं वो बिहारी लाल जी हैं। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड भी करवाती हूँ। तो इस वीडियो के नीचे जो है लिंक दी गई है टेलीग्राम का, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्या है? इनकी सी, अब देखें कि इनकी सी, अब देख सकते हैं कि इनका जो बोलने का जो तरीका है, कितना खतरनाक होता है शुक्ल जी का। आप ध्यान सकते हैं इनकी सी, यानी कि नाम सीधे ज़िक्र नहीं करते थे वो, इस तरह का अ, जो है अपना जो अम, भाषा जो किसी कवि के, किसी रचनाकार के लिए जो व्यक्त उन्होंने किया है, तो थोड़ा-सा इन पर गौर फरमाना है आपको, तब आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा-सा आपको अ, जो है शुक्ल जी को समझना पड़ेगा, उसकी भाषा शैली को समझना पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्योंकि शुक्ल जी को अगर समझना हो तो हिंदी साहित्य का आपको इतिहास पढ़ना होगा, और बहुत ही अच्छा बुक है, पढ़ना चाहिए सभी को, तभी आपका जो कोटेशन है, आप आसानी से उसे हल कर पाएँगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपके बखूबी पूछे जाते हैं सभी एग्ज़ामों में। तो ध्यान रखना है, शुक्ल जी के बुक को पढ़ना है आपको। अब देखें कि इनकी सी विशुद्ध सरल
एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि नाम नहीं लिखा इसीलिए तो प्रश्न बन गया। नाम अगर होता यहाँ पर कि घनानंद जी के, अब घनानंद से विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर इनको शायद पता हो कि आगे ये प्रश्न के रूप में सामने आएँगे, इसीलिए तो इन्होंने नाम का ज़िक्र ही नहीं किया है, चाहे वो घनानंद हो, केशवदास जी हों, विद्यापति जी हों, रसखान हो, अ, अमीर खुसरो हों। आप जब पढ़ेंगे इनकी बुक को तो आप समझ पाएँगे कि इन्होंने किसी के नाम को ज़िक्र ही नहीं किया है अपनी बुक में। वो इनकी सी, उनकी सी या इनके जैसे यही सब शब्द को इन्होंने ज़िक्र के तौर पे लाया है और यही आगे चलकर क्या हो गया है कोटेशन के रूप में हमारे सामने आ गया और परेशानी भी होती है, इस तरह के प्रश्न को हल करने में अगर आपको पता नहीं है। लेकिन आप शुक्ल जी को जब समझ जाएँगे उनकी बुक के द्वारा, तो उनकी भाषा शैली को आप आसानी से समझ जाएँगे और कोटेशन को आप कर सकते हैं, ठीक है? अब शुक्ल जी द्वारा है तो किनके बारे में कहा है? तो ये घनानंद जी के बारे में कहा है और ये एनवीएस पीजीटी टीचर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख ले कि नैन नचाई कह्यु मुस्काई लला फिर आयहु केल खेलन होरी। तो ये पंक्तियां जो है ये पद्माकर जी क्या है, ठीक है, पद्माकर जी का है और ये डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। आगे है रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि। हम देखें कि इतना मैंने जिक्र किया, देखिए प्रश्न के तौर पे यहाँ पूछा गया है और ये एनवीएस पीजीटी टीचर 2011 में पूछे गए प्रश्न है। तो इसी का मैं जिक्र कर रही थी कि अगर प्रश्न के बारे में रीति सिद्ध के कवि पूछे जाए तो बिहारी ही आएंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हालांकि डॉक्टर नगेंद्र ने और भी कवियों का जिक्र किया है, ऐसा नहीं है। जब डॉक्टर नगेंद्र का आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें अन्य कवि भी आए हैं रीतिचित के अंतर्गत। लेकिन बिहारी जो है अ, जितने भी हैं, हालाँकि आप रामचंद्र शुक्ल को ही ले लें, तो उन्होंने जो ज़िक्र किया है रीतिसिद्ध के अंदर वो बिहारी जी को ही किया है। तो प्रश्न जो बनता है सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल जी के ही बुक से आप प्रेफ़रेंस के रूप में आप उसको रख सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो आप ज़रूर से एक बार रामचंद्र शुक्ल जी के सिरसिरी निगाहों से आप एक बार ज़रूर से देखें, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं तो, ठीक है? चलिए आगे है भिखारी दास की रचना है, तो ये काव्य निर्णय हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है अर्धकथानक। अर्धकथानक क्या है? तो ये बनारसी दास जैन द्वारा लिखी पहली आत्मकथा है, ध्यान रखना है इसे और ये केवीएस पीजीटी हिंदी 2009 में पूछे गए प्रश्न हैं। आगे और आज का लास्ट प्रश्न ही देखेंगे, 50 प्रश्न बहुत ही कम टाइम में मैं करा रही हूँ। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी। और चलें एक यहाँ से मैं प्रश्न देती हूँ आप लोगों के लिए। आपको बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदी प्राध्यापक थे, उनका नाम क्या था? एक बार फिर से सुने आप, फोर्ट विलियम कॉलेज के जो हिंदी प्राध्यापक थे, उनका नाम क्या था? आप कमेंट में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं देखना चाहूँगी कि आपका रिवीजन का दौर क्या चल रहा है अभी, उससे अंदाज़ा भी लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ नए सेशन में नए प्रश्नों के साथ। बने रहें मेरे साथ और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें और वीडियो देखकर बिल्कुल भी ना जाएँ। ज़रूर से लाइक कर दें, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलती हूँ। थैंक यू।